साल बनाया था। आप याद कीजिए कि 2024 आखिर में जब मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, तो इन्होंने कहा था कि 25 को हम संगठन का साल बनाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और अब साल यानी 25 खत्म होने की कगार पे है। 4 दिन बाद यह साल खत्म होते होते कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक आज हुई है, जिसमें मनरेगा के खात्मे, SIR, धार्मिक भेदभाव, अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, इन सारे मुद्दों पर चर्चा आज हुई है इस CWC की बैठक में। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मनरेगा पर रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा सभी सदस्यों को शपथ दिलाई कि मनरेगा को बचाने के लिए लड़ाई शुरू की जाएगी। नए साल की 5 तारीख यानी 5 जनवरी से कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान शुरू कर रही है। इस शपथ को जरा सुन लीजिए यहां पर, और यहां से फिर कैसे कांग्रेस अगले साल की तैयारियों में जुट गई है, कैसे एक चुनौती पेश कर रही है नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस की कौन सी बड़ी प्लानिंग यहां पे हो रही है, यह सब कुछ आज इसमें हम चर्चा करेंगे इस न्यूज पॉइंट में। लेकिन पहले सुनिए इस शपथ को, सुनिए। अभियान की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की हर हालत में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार की तो सुन रहे थे आप, यहां शपथ ले रहे हैं, शपथ दिला रहे हैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तमाम अपने CWC के जो मेंबर हैं उनको शपथ दिलवा रहे हैं। आपको बता दूं कि आज की बैठक के बाद राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बाकायदा मीडिया के जरिए बीजेपी तक यह बात पहुंचा दी कि अब कांग्रेस गरीबों और मजदूरों के हक के लिए सड़क पर उतरने वाली है। मोदी सरकार को विकसित भारत जी राम जी कानून उसी तरह वापस लेना पड़ेगा जैसा 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, और यह बात आज कह रहे थे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आपको मालूम है कि लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी मनरेगा पर पहले बहुत बार आवाज उठाई थी। उसके बाद में बाहर भी इस कानून के हिफाजत में हमने कई बार उठाया है, लेकिन एक कानून को वापस, अब नई कानून जो है इसको वापस लेने के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो सुन लिया आपने, इसी कानून को वापस लेने के लिए हम लड़ते रहेंगे। खड़गे ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी के ऊपर यह हमला है, यह हमला महात्मा गांधी के ऊपर है, इन्हें गांधी सरनेम से दिक्कत है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे। मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना ये एक अपमान है, क्योंकि सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने तो इसको राइट बेस्ड कानून बनाया था। तुमने तो सिर्फ नाम बदलने का शुरू किए हैं। अरे हम हकूक दिए, राइट्स दिए, तुम नाम बदलने के पीछे भी गिरे हैं। सिर्फ गांधी फैमिली के नाम ही नहीं, वो महात्मा गांधी को भी उनका नाम भी पसंद नहीं है, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी, उनका भी गांधी सरनेम है। तो गांधी जी यहाँ भी है, तो चलो जितने गांधी नाम के सरनेम वाले हैं उनके ऊपर हमला करो। ये हमला
गांधी जी के ऊपर भी है, महात्मा गांधी के ऊपर। और एक देशव्यापी आंदोलन अपना होगा और इसके लिए सर्वसम्मति से वर्किंग कमेटी में माना गया है। और इसके बाद मैं यही कहूंगा कि हम जोर से लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। तो यहां महात्मा गांधी यानी गांधी सरनेम से इन्हें दिक्कत है और गांधी सरनेम को हटाने के चक्कर में ये महात्मा गांधी तक पहुंच गए। ये बात यहां कह रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि मनरेगा को खत्म करने के पीछे असली मकसद उद्योगपति दोस्तों को मदद पहुंचाना है। राहुल गांधी ने अपने बयान में, अपने वक्तव्य में, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम बात का खुलासा भी किया कि इस कानून को सीधे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यानी प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वहां से फैसला लिया गया है और इसमें कैबिनेट के मंत्रियों से सलाह नहीं ली गई है। यानी जिस तरह मोदी ने नोटबंदी का फैसला अपने स्तर पर लिया था वैसा ही इस बार भी उन्होंने किया है। सुनिए जरा यहां राहुल गांधी प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा, इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। तो सुन लिया आपने, यहां नरेंद्र मोदी पर 2 गंभीर आरोप लगाते हुए मनरेगा के बारे में जब बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं सीधा सीधा कि यह फैसला पीएमओ से लिया गया है। पीएमओ का जिक्र कर रहे हैं और 2-3 व्यापारियों का जिक्र कर रहे हैं कि उनके लिए यह फैसला लिया गया है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे असली मकसद क्या है? अगर विकसित भारत के नाम पर आप एक नया कानून बना रहे हैं तो पुराने कानून को खत्म कर रहे हैं और इसमें अपनी ही कैबिनेट से विचार विमर्श जो होना चाहिए वो क्यों नहीं किया जाता? और अगर राहुल गांधी का दावा गलत है तो फिर मोदी या उनके कैबिनेट के साथी बताएं कि कब, किस समय यह फैसला लिया गया कि मनरेगा को खत्म करना है और नया कानून बनाना है। आखिर सरकार से इतनी पारदर्शिता की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। खैर, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी जैसा शब्द तो मोदी सरकार में शायद डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां सारे फैसले संबंधित लोगों को दरकिनार करके ही लिए जा रहे हैं। जिक्र आगे करना चाहता हूं एसआईआर का। अभी बंगाल एसआईआर में चुनाव आयोग ऐसा ही कर रहा है। आप जानते हैं कि बंगाल में 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई और जिसमें 58 लाख से ज्यादा नाम काटे गए, लगभग 59 लाख 59 lakhs।
आज से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ने सुनवाई शुरू कर दी है, जिनके नाम काटे गए हैं। नियम है कि ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजने, पड़ताल करने और मतदाता सूची में नाम रहेगा या नहीं रहेगा, यह तय करने का अधिकार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का है, यानी ईआरओ का है, उसी के पास है ये। लेकिन अब राज्य के सिविल सेवा अधिकारियों की एक एसोसिएशन ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। आरोप लग रहे हैं कि यह काम ईआरओ के नाम पर चुनाव आयोग खुद कर रहा है। ईआरओ के नाम पर चुनाव आयोग यह काम खुद कर रहा है। ऐसे मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन का जो सॉफ्टवेयर है, उसके सॉफ्टवेयर से खुद ब खुद नोटिस भेजा जा रहा है और इसमें ईआरओ अभी कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्ट नोटिस। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में एक चिट्ठी आईएएस जो अधिकारियों का जो एसोसिएशन है, उसने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ उसकी कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी ज्ञानेश कुमार के ऑफिस को भी भेजी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम खुद ब खुद कट रहे हैं और इसमें ईआरओ की कानूनी भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह बात यहां साफ साफ इस चिट्ठी में लिखी गई है। आपको बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या कानून 1950 के अनुसार अगर किसी मतदाता की योग्यता पर शक हो तो सिर्फ ईआरओ ही नोटिस जारी कर सकता है। सिर्फ ईआरओ ही। अगर किसी मतदाता की योग्यता पर शक हो तो सिर्फ ईआरओ ही नोटिस जारी कर सकता है। ईआरओ ही फैसला करता है कि नाम कटेगा या नहीं कटेगा। लेकिन ईआरओ की तो बात दूर, एसआईआर में चुनाव आयोग का सेंट्रलाइज्ड पोर्टल खुद नोटिस भेज रहा है। एसआईआर जो चल रहा है, उस एसआईआर में जो अभी बिहार में आपने देखा कि दसियों लाख नोटिस भेज दिए गए और ईआरओ को पता भी नहीं। ऐसा ही इधर अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि बिहार में भी ऐसा ही हुआ था और वहां ईआरओ के लॉगिन पर पहले से भरे हुए नोटिस दिखाई दिए, जबकि उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। लेकिन उधर आईएएस एसोसिएशन ने के जनरल सेक्रेटरी सैकत अफसर अली ने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है कि मतदाताओं के नाम ईआरओ की जानकारी के बिना कट सकते हैं। ईआरओ ही कानून के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी है, लेकिन प्रक्रिया से उन्हें बाहर रखा जा रहा है। आम लोग गुस्सा होंगे तो ईआरओ को ही दोष देंगे, जबकि वो इसमें शामिल नहीं हैं। यहां अली ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग कानून का पालन करे और पारदर्शिता रखे। अगर नाम कट रहे हैं तो साफ करे कि ईआरओ जिम्मेदार नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई असली मतदाता का नाम कटे। अब इस चिट्ठी में चुनाव आयोग कोई सीधा जवाब देता है या आरोप को नकारते हुए आईएएस एसोसिएशन के से हलफनामा मांगता है, यह भी हम देखेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने भी ऐसे ही कुछ आरोप लगाए थे तो हलफनामा मांगा गया था और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय ज्ञानेश कुमार की, और साफ साफ उन्होंने जिस ढंग से कहा था कि या तो हलफनामा या 7 दिन में माफी, तो यहां अब ये फिर से ज्ञानेश कुमार हलफनामा मांगेंगे या माफी की बात करेंगे, देखते हैं। लेकिन चुनावी राज्यों में आखिर एकदम से लाखों वोटर्स फर्जी कैसे मिल रहे हैं, यह एक गंभीर सवाल बना हुआ है जो राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं। जिस हिसाब से देश भर में करोड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है, उसमें तो फिर से मोदी सरकार के लिए कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह फर्जी वोटों से ही बनी हुई है। अगर लगभग 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम उत्तर प्रदेश में कटे हैं, ऐसी खबर आ रही है। 2 करोड़ 89 लाख मतदाता, लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कट गए हैं। 31 तारीख को पहली ड्राफ्टेड लिस्ट आएगी। मतलब 3 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश में कट गए। 3 करोड़, आप समझ सकते हैं। और इतने मतदाता अगर कट गए, इनके नाम कट गए, तो फिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? किन फर्जी लोगों ने वोट दिए? क्या यह पूरी की पूरी सरकार फर्जी है, यह माना जाए? क्या यह सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, यह माना जाए? तो सवाल कई हैं। अभी तो 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है और यह हाल है। जब बाकी राज्यों में यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी तो क्या एकदम से करोड़ों लोगों को मोदी सरकार घुसपैठिया बताएगी? या मोदी सरकार यह कहेगी
कि हम फर्जी सरकार हैं, हमको मतदाताओं ने नहीं चुना है, चलिए फिर से चुनाव करवाते हैं। दरअसल मनरेगा खत्म करना हो या अरावली में माइनिंग की इजाजत हो या बलात्कारियों का संरक्षण हो या एसआईआर के जरिए वोट शुद्धिकरण की बात हो, बीजेपी अपने हर फैसले में उलझ चुकी है और अब कांग्रेस इस उलझी हुई बीजेपी को मात देने के लिए नई रणनीति बना चुकी है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस इस बार बीजेपी को झुकाकर रहेगी। मोदी और चुनाव आयोग की मनमानी और इस मनमानी के लिए क्या है कांग्रेस की अगली प्लानिंग, इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अंशु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत जी और अमलिंदु जी। आप सबका स्वागत इस्तिकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले शकील जी, आपके पास ही। शकील जी, सुबह से, कल से चर्चा चल रही थी सीडब्ल्यूसी की बैठक की, क्या कुछ प्लानिंग हुई है? शपथ तो हमने सुन लिए, हमने ये भी सुन ली कि आगे दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, और लेकिन और अंदर खाने क्या कुछ था? आप तो थे वहां पे, इसलिए आपसे और भी अंदर की खबर मिलेगी। शकील जी, देखिए, आज की जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी वो कांग्रेस ने बिल्कुल अपने उसी सही मुद्दे पे जो देश में सबसे ज़्यादा है उस पर केंद्रित रखी। कल हम बात कर रहे थे कि मनरेगा से ये शुरू हुआ था और मामला कहां से कहां तक पहुंच गया है, नवनीत सहगल तक आ गया है। कहीं ऐसा ना हो क्या बैकग्राउंड में, मगर कांग्रेस जानती है कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाला ये काम है। इसलिए आज सारी की सारी जो मीटिंग थी उस पर ज्यादातर लोग मनरेगा पे बोले और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जो अपना प्रारंभिक उद्बोधन दिया वो मनरेगा पर ही केंद्रित था। आपने देखा जो बताया अभी, उसके बाद ब्रीफिंग के लिए आज एक बड़ी नई किस्म की चीज हुई है। ब्रीफिंग के लिए कभी भी पार्टी के सर्वोच्च नेता नहीं आते हैं, क्योंकि ब्रीफिंग कोई मौलिक किस्म की चीज नहीं होती है। जो हुआ है उसको बताने के लिए ही आया जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज नहीं होती है। तो राहुल गांधी खुद आए और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आए, जो ये बताने के लिए काफी था कि वो मनरेगा को और दूसरे इशू को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और आज की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने आज एक बड़ी जोरदार बात कही। उन्होंने कहा, मुझे मालूम पड़ा है कि मनरेगा हटाने का फैसला मोदी का अकेले का फैसला है, खुद का फैसला है। कैबिनेट को विश्वास पे नहीं लिया और यहां तक कि संबंधित मंत्री से भी नहीं पूछा। और ऐसा ही नोटबंदी में भी मोदी ने किया था। यह बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी ने बता दिया कि उन्हें अंदर से इस तरह की खबरें मिलती हैं, और अंदर से कब खबरें लीक होना शुरू हो जाती हैं? जब सरकार या नेता कमजोर होने लगता है। तो यही स्थिति अब मोदी सरकार की आ गई है कि वहां से खबरें जो हैं सीधे नेता प्रतिपक्ष के पास आने लगी हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कही है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कही है कि जिस तरह किसानों के 3 काले कानून किसानों के विरोध के बाद मोदी सरकार को वापस लेना पड़े थे, इसी तरह पूरे देश में भयानक गुस्सा है, गांवों में गुस्सा है, और ये मनरेगा को खत्म करने का कानून भी वापस लेना पड़ेगा। इसके अलावा दोनों ने एक बात कॉमन कही कि ये जो पैसा बचा रहे हैं ये पैसा जाएगा कहां? ये अंबानी अडानी की जेब में जाएगा। ये बैंक जो है उनको पैसा दे रहे हैं और वो पैसे को डुबो रहे हैं। ये पैसा गरीबों का है जो अंबानी अडानी के पास जा रहा है। सीधा अंबानी अडानी के ऊपर आरोप लगाया। और खड़गे जी ने तो एक बात बहुत ही जबरदस्त कही है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी सोनिया गांधी का विरोध करते करते ये हर गांधी सरनेम का विरोध करने लगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही विरोध करने लगे ये लोग। तो ये जो है आज की जो मीटिंग थी, इसमें मनरेगा के अलावा दूसरे इशू भी उठे और बहुत मजबूती से उठे। एसआईआर जो एक विशेष इशू है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिसके ऊपर ही मोदी की सारी जो है चुनावी जीत का गणित कायम है, उस एसआईआर पे, या जिसे हम चुनाव धांधली कह सकते हैं,
या चुनावों को मैनेज करने की बात है, उस पर बात हुई। नेशनल हेराल्ड पे बात हुई कि ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, और उस दुरुपयोग के जरिए जो है विपक्षी नेताओं को, देश के उन संस्थाओं को, उन चीजों को जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, नेशनल हेराल्ड एक ऐसा ही अखबार था अंग्रेजों से लड़ने वाला, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोर्ट से कहा जाता है कि ये केस फर्जी थे। इसी तरह बांग्लादेश का इशू उठा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सीडब्ल्यूसी थी और कल पहली बार मोदी सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू की लिंचिंग का विरोध किया था। इससे पहले कांग्रेस कर चुकी थी, कांग्रेस के सारे नेता कर चुके थे, मगर मोदी सरकार खामोश थी। और कल उसने किया, तो आज कांग्रेस ने यह कहा कि यह क्या हो रहा है, मोदी सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं पुरजोर तरीके से विरोध करती है इसका कि वहां पे माइनॉरिटी हिंदू समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है। इसके अलावा जो एक और इशू उठाया, बहुत जबरदस्त इशू था वो भी, कि क्रिसमस के ऊपर ये इन्होंने देश भर में करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या संदेश दिया, और उसमें नाम लिया गया बाकायदा कि ये काम आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि शशि थरूर, जो बीच में बहुत सारे कांग्रेस के आयोजनों से गायब थे, आज आए। इसका मतलब कि शशि थरूर को वहां से कोई और सुना अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं। शकील जी ये विजुअल है, दौड़ के आए हैं, दौड़ के भाग के आ रहे हैं। ये देखिए, ये विजुअल आपको दिखा रहा हूं। ये इसको शुरुआत से ये देखिए, ये देख रहे हैं नीचे, आपके नीचे भाग के आ रहे हैं। भाग के ही आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस में और तमाम चीजें हों, बहुत सारे उसके आलोचना के बिंदु हैं, मगर एक बात है कि कांग्रेस इन फिजूल के कामों में विश्वास नहीं करती है कि किसी को मनाए, किसी को समझाए। राहुल गांधी कह चुके हैं इसको, एक बार से ज्यादा कह चुके हैं। जिनको जाना है, दरवाजा खुला है, वो बड़े प्रेम से जा सकते हैं। और ये बात सही है, इतनी बड़ी पार्टी में ये सब काम नहीं हो सकते, न राहुल गांधी इस काम को करने वाले हैं। जो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करता है, कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वास करता है, वो रहे, काम करे, और जिसको इधर उधर कोई मौका मिलता है वो बड़े आराम से जा सकता है। तो शशि थरूर जी आए वहां पे आज, और उनका सीधा ये है कि वो बहुत डबल माइंडेड हो रहे हैं, और डबल माइंडेड आदमी का क्या हाल होता है आप जानते हैं कि वो बहुत जल्दी अपना विकेट खो देता है। तो उनका यही हाल है कि मोदी जी के पास जाएं या कांग्रेस में रहें। मोदी जी के पास जाने में उनको मालूम है कि वहां क्या इज्जत होती है, जितने लोग गए हैं उनका क्या हाल है। जो अभी कल बात हो रही थी, एक छोटा सा एक पॉइंट है, बड़ा जरूरी बता दें, ब्राह्मण विधायकों की वहां, और जिसको लेके वहां बड़े नाराजगी पैदा करी गई। जिन ब्राह्मणों पे अत्याचार की बात लेके जितिन प्रसाद ने वहां एक बड़ा आंदोलन किया था, उनको बुला लिया बीजेपी ने अपने पास। तो हालत तो वहां ये है कि आज जितिन प्रसाद जो है ये बोलने को तैयार नहीं है। विधायक लोग कह रहे हैं कि हुजूर आप ही ने तो शुरू किया था ये, और आप ही भूल गए। कह रहे अब तो मैं मंत्री बन गया हूं, मैं नहीं बोल सकता। तो वहां जाके शशि थरूर को मालूम है कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। दूसरी एक बात और इंपॉर्टेंट है, कल कांग्रेस का स्थापना दिवस है। तो ये साल जो है आपने बताया, बहुत अच्छा याद करके बताया उसको, कि बेलगावी के अधिवेशन से याद करते हुए कांग्रेस ने शुरू किया था उसको, और वहां उसने इसको संगठन का साल कहा था। अब ये साल खत्म होते होते इसका रिव्यू होगा कि कितना काम वो कर पाए संगठन में, कितना संगठन मजबूत कर पाए। और इसलिए लास्ट जो है उन्होंने कांग्रेस की ये सीडब्ल्यूसी थी, इसमें इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया, जो शपथ दिला के लोगों को एक संकल्प दिलाया है और एक मैसेज दिया है कि हम मनरेगा के लिए कितने कमिटेड हैं। और ये मनरेगा जो है, ये राहुल ने कहा और खड़गे जी ने भी कहा कि सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने गांव वालों को एक अधिकार के रूप में दिया था, एक कानून बना के दिया था। ये कोई ऐसी योजना नहीं थी ये। और ये जो है उनकी आर्थिक स्थिति को उसने बदल दिया था पूरा का पूरा। और मोदी जी ने इसको खत्म करके ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा जो है हमला बोला है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पैसा बचा रहे हैं,
ये पैसा अंबानी का अडानी को देने के लिए बचा रहे हैं। जी राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा जल्दी से प्रशांत जी आपके पास, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे सीडब्ल्यूसी की बैठक हो, अभी एसआईआर की बात भी हम करेंगे थोड़ा सेकंड राउंड में, और उसमें भी जो खुलासा है इंडियन एक्सप्रेस का, उस पर बात होनी चाहिए। किसी का भी खुलासा हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जिक्र हम कर भी चुके हैं पहले, उस पर भी बात करेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक, और उससे पहले इधर मनरेगा को लेकर, यानी कांग्रेस यहाँ पर बहुत गंभीरता से इस मसले को ले रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अब आगे, ये मामला आगे बढ़ चुका है? विकसित भारत जी राम जी योजना जो है वो क्या कृषि कानूनों की तरह, जैसे कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं या विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि इसका असर भी वही होगा? तैयारियां जी देखिए राजीव, 2025 सब कुछ ही दिन बचे हैं, 3-4 दिन, और इस 2025 में बीजेपी ने सारे विधानसभा चुनाव जीते। लेकिन वो जो जीत का यूफोरिया, कैसे जीते वो हम लोग चर्चा लगातार करते हैं। एसआईआर की चर्चा हम दूसरे पार्ट में करेंगे कि, लेकिन बीजेपी ने चुनाव जीते, अपने मुख्यमंत्री बना दिए, विवादित तरीके से जीते, उसको लेके विवाद है, लेकिन चुनाव जीते। वो जीत का यूफोरिया वो साल के जाते जाते गंवा बैठे, और 2 बड़े सेल्फ गोल बीजेपी की तरफ से हो गए, एक अरावली और दूसरा मनरेगा। और ये दोनों मुद्दे उन्होंने प्लेट में रख कर कांग्रेस को दे दिए। कांग्रेस इन दोनों मुद्दों से आप देखिएगा कि जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो अब कांग्रेस वापस लाएगी। और इसी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 2009 का चुनाव कांग्रेस जब रिपीट किया था, तो कांग्रेस ने तो मनरेगा की बदौलत किया था। अब एसआईआर का देखिए मामला ये है कि राजीव जी, अगर आपका या हमारा नाम कट जाए जी, तो हम तो पता कर लेंगे, लेकिन आम जन जो है वो पता उसको तब चलेगा जब उसका चुनाव आएंगे उसके इलाके में और उसका नाम नहीं होगा। लेकिन जो मनरेगा का कार्ड होल्डर है, जिसके पास मनरेगा का कार्ड है, वो कार्ड तो खत्म हो गया, मनरेगा का जॉब कार्ड खत्म हो गया। अब उसको जब काम नहीं मिलेगा, और वो तो 15 दिन अब तक वो हलचल मच चुकी होगी नीचे कि काम मिलना बंद हो गया, क्योंकि मनरेगा तो निरंतर योजना है, साल भर चलने वाली योजना है, वो काम मिलना बंद हो गया होगा। तो ये तुरंत उसका जो इम्पैक्ट है वो निचले स्तर पर, यानी जिसको कहते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ पिरामिड में ये चला गया। तो ये प्लेट में रख के मुद्दा मोदी जी ने दे दिया। उन्होंने अपने, जैसे राहुल गांधी ने बताया कि कैबिनेट में भी नहीं आया है, कैबिनेट को लीक से भी नहीं राय मशवरा हुआ, और ये एक तरफा फैसला उन्होंने फटाक से कर दिया, और संसद के सत्र खत्म होते होते उन्होंने इसको पास भी करवा लिया। उसमें भी कंफ्यूजन था कि पहले वो बापू का नाम लाए, फिर बापू का नाम भी हटा दिया उन्होंने, और गांधी जी का नाम ही सिरे से उड़ा दिया। तो गांधी का नाम उड़ाना, और जो श्रम का अधिकार था कि लोग डिमांड करते थे कि हमको जॉब चाहिए, श्रम चाहिए, मजदूरी चाहिए, और वो मजदूरी क्रिएट करना वहाँ के जिलाधिकारी का ड्यूटी थी, वो ड्यूटी बाउंड था, लीगली ड्यूटी बाउंड था। वो सब सिनारियो खत्म हो गया। निश्चित तौर पर ये कॉर्पोरेट का दबाव था, सस्ते मजदूर का। ये बड़े जो जमींदार हैं, बीजेपी के जो सदस्य भी होंगे, नेता हैं, उनका दबाव रहा होगा कि कटाई और बुआई, इसी दौरान मजदूर अपनी बार्गेन पावर बढ़ाता था, वो बार्गेन पावर खत्म कर दी। और दूसरा, क्योंकि मैं गांव मैंने मनरेगा के असर को देखा है राजीव जी। होता ये था कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में 300 मनरेगा कार्ड बने हैं, लेकिन गांव में अगले 200-300 लोगों के कार्ड नहीं बने। वो जो 300-200 मजदूर हैं, उनकी भी जो मार्केट वैल्यू है वो मनरेगा के बराबर हो गई थी, यानी शोषण खत्म हो गया था। शाम को उसके ड्यूटी आवर्स फिक्स हैं, वो ड्यूटी आवर्स
फिक्स है, उसका लंच टाइम होता था, यानी जो शोषण था श्रम का वो खत्म हो गया था। और मनरेगा ने साहूकार से आज़ादी दिलवाई मजदूरों को। मनरेगा ने उनको अच्छे कपड़े पहनवाए, अच्छे साधन दिलवाए, उनके बच्चों के स्कूल की फीस दिलवाई। तो पूरा एक जो जिसको कहें कि निचले स्तर पर जो परचेजिंग पावर थी, जो उसका लाइफस्टाइल थी, उसको क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तित कर दिया। ये शायद तमाम सारे जो सामाजिक यथास्थिति वाले लोग उनको पसंद नहीं आया। कॉर्पोरेट को पसंद नहीं आया कि मजदूर अपनी बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ा लेगा। तो कांग्रेस को उन्होंने प्लेट में रख के मुद्दा दे दिया है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस अगर इस पे आंदोलन करेगी, फैसला हो गया तो कांग्रेस को इसमें अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, मेरा ये आकलन है। और जहां तक अरावली की बात है, अरावली तो देखिए तमाम सारे जो युवा लोग हैं वो इसमें आ गए। कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से पहले वो लोग आ गए, और तमाम सोशल मीडिया जो है उससे पटा हुआ है, वहाँ के वीडियोस से, वहाँ के इन्फ्लुएंसर से। तो ये जो ट्रैक्शन है अरावली को लेकर, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुँचाने वाला है। और ये दोनों मुद्दे साल के अंत तक जो है वो बड़े सेल्फ गोल हैं। और सबसे बड़ा 2026 में जो विधानसभा के चुनाव हैं, एक असम को जहाँ पे 50-50 मामला है, बाकी सब जगह बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड ये बताता है कि जीत वहीं पाते हैं जहां पे सरकारें पहले से हों। तो बिहार में भी जीत तभी हुई, झारखंड हार गए क्योंकि सरकार नहीं थी। तो सरकारें जहां हों वहां पे तो जीत पाएंगे, तो सरकारें तो अब है नहीं, न बंगाल में न तमिलनाडु में। पुडुचेरी का मामला ऐसा है कि पुडुचेरी जो है वो सहयोगियों के दम पे है, और वो वहाँ पे भी स्थिति बहुत नाजुक है। तो 2026 में तमाम चुनाव इनको हारने हैं। और सबसे बड़ा जो दबाव है, आप इस दबाव का अंदाज ये लगाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ राजीव जी, कि पिछले 6 महीने में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी एक भी समिट लेवल मीटिंग में गए ही नहीं। यानी वो वहां नहीं गए जहां पे ग्लोबल राजनीति तय हो रही है। वो इथियोपिया जा रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, लेकिन वो गाजा की समिट में नहीं गए, वो COP30 में नहीं गए, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं गए, वो G7 से छुटकारा उन्होंने पा लिया, सिर्फ ये कि ट्रंप का सामना ना करना पड़े। तो समिट लेवल मीटिंग में नहीं जा रहे हैं वो। तो कोई दबाव बड़ा उनके ऊपर आ चुका है। और एक आखिरी बात, अभी जो ईसाइयों पे हमले हुए हैं, देखिए जिस तरीके से बीजेपी का दबाव था कि अध्यक्ष बनाओ, और वो अध्यक्ष गुजराती जोड़ी के दबाव का ना हो, और फिर आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया नितिन नवीन सिन्हा को, शायद ये आरएसएस को पसंद नहीं आया। और ये जो ईसाइयों पे हमले हुए हैं क्रिसमस के दौरान, ये आरएसएस की तरफ से हुए हैं, और आरएसएस ने मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम्बैरस करने के लिए करवा दिए। जी जी, बहुत कुछ पूरे जो सिनेरियो है उसको आप यहाँ रख रहे थे, पॉलिटिकल सिनेरियो। जरा आना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी आपके पास। सिद्धार्थ जी, कैसे देखते हैं आप CWC की बैठक और कांग्रेस की रणनीति? सामने सब कुछ है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन आपको लगता है कि ये इतना बहुत कुछ है और यहाँ से आगे यानी आने वाले समय में कांग्रेस एक प्रेशर, एक दबाव बना पाएगी बीजेपी के ऊपर? जी का निर्णय है, उसके कुछ सामाजिक प्रभाव भी हैं, उसके राजनीतिक पहलू भी हैं, उसके आर्थिक प्रभाव भी हैं। शकील जी ने और टंडन जी ने उसके राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाल दिया। मैं कोशिश करता हूं कि इसका सामाजिक पहलू क्या है। तो मुझे लगता है 2 चीजों को मैंने ध्यान से सुना। आपके कार्यक्रम के शुरुआत में आपने दिखाया कि खरगे साहब ने जब अपना वक्तव्य दिया तब उन्होंने ग्राम सभा सशक्तिकरण ये शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो उन्होंने
पावर सेंट्रलाइजेशन और सत्ता विकेंद्रीकरण की उन्होंने बात की। ये दोनों उन्हीं के स्टेटमेंट्स थे, आपके कार्यक्रम की शुरुआत में बताया। तो इसका मतलब यह है कि CWC का आज का जो मनरेगा पर जन आंदोलन का निर्णय है वो भारत के भविष्य के लिए मील का पत्थर बन सकता है यदि उसका क्रियान्वयन शहरी इंडिया में कम और ग्रामीण भारत में ज्यादा हो। क्योंकि इसके मूल में गांधी जी के 7 लाख ग्राम गणराज्य की परिकल्पना है। आज भारत में 31 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि तो हैं, ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका तक में, लेकिन उसमें से 30,95,000 बिल्कुल शक्तिहीन हैं, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची और राज्य सूची तो है, लेकिन स्थानीय निकायों की कोई काम की सूची नहीं है। इसके चलते हुआ यह है कि सारे अधिकार 5,000 MLA और MP तक में सीमित हो गए हैं और 30,95,000 बाकी चुने हुए जनप्रतिनिधि शक्तिहीन युवक जैसे हो गए कि घर का बेटा 18 साल से ऊपर का तो हो गया, लेकिन माँ बाप उस पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से भाजपा ने भी इस चीज को बहुत चतुराई से समझ लिया है और अपने चरित्र के अनुसार वो सत्ता का और अधिक केंद्रीकरण करके गांवों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वो जो कहती है 1 नेशन 1 लीडर, ये सभी बातें जो है उसकी भाजपा की वो सत्ता केंद्रीकरण की तरफ जाती है, जबकि गांधी जी और जो भारत का संविधान 74वां संशोधन है वो सत्ता विकेंद्रीकरण की तरफ जाता है। तो समझ में ये मोटा मोटी आ रहा है कि भाजपा उस नालायक बेटे जैसा है जिसको बाप की संपत्ति वो बेचना चाहती है, क्योंकि शहर में पैसा तो है। भाजपा एक ऐसा नालायक बेटा है जो अपनी बाप की संपत्ति चलती हुई दुकान है, लेकिन वो दुकान चलाने के लिए नहीं चाहती है। वो चाहती है कि दुकान मुझे मिल जाए तो कम से कम मैं दुकान को बेच के जमीन जायदाद बेच लूं। क्योंकि होता यह है कि शहर में पैसा तो होता है, लेकिन पैसा का मूल्य हमेशा घटते हुए चला जाता है। पर गांव में भले पैसा नहीं हो, लेकिन गांव में संपत्ति होती है जमीन के नाम पर, जिसका मूल्य हमेशा बढ़ते रहता है। तो आप भाजपा का पूरा चरित्र देखिए, इनका कैलेंडर ऑफ इवेंट्स देखिए, चाहे 3 किसान कानून हो, स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के बावजूद सभी फसलों पर MSP नहीं देना हो, मनरेगा को हटाना हो, SIR करना हो, ये सारी कवायद जो है वो गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों को कमजोर करके अमीर शहरी बुद्धिजीवियों को मजबूत करने की सीधी सीधी एक साजिश है। यहाँ पर कहीं किसी को कोई शंका होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2019 और 2024 के बीच में भाजपा का जो वोट है वो गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जोर से गिरा था। उसका 75 सीटों का उसको नुकसान हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों में। 2019 में वो ग्रामीण क्षेत्रों में 201 सीटें जीते थे, 2024 के चुनाव में वो 126 सीटें जीते, मतलब 75 सीटों का उनको घाटा हुआ। फिर भी कुल घाटा उनको 303 से 240 पर ही हुआ, मतलब 63 का ही घाटा हुआ। इसका मतलब शहरी क्षेत्रों में उनका वोट बढ़ता है तो शहर में उसके वोट बढ़ रहे हैं और गांव में उसके घट रहे हैं। इसीलिए भाजपा हर संभव साजिश रच रही है ताकि ग्रामीण लोग शहर ग्राम छोड़ दें, गांवों को छोड़ दें और शहर में आके मजदूरी करने पर वो मजबूर हो जाएं। ये भाजपा की पूरी आप SIR उठा के देखिए, आप किसान कानून उठा के देखिए, आप मनरेगा उठा के देखिए, इसमें कौन घायल हो रहा है, किसको चोट पहुंच रही है? गरीब ग्रामीण श्रमजीवी को चोट पहुंच रही है और इनके ऊपर आप दबाव ला रहे हैं कि वो गांव छोड़ दें और शहर में आ जाएं। शहर में क्यों आए भैया? क्योंकि यार जैसे ही गांव से लोग हटेंगे तो गांव में हमें पता है लोग भी ज्यादा हैं। भारत में आज जो 150 करोड़ के आसपास जनता है उसमें से केवल गांव में, शहर में 50 करोड़ के आसपास लोग हैं, अभी भी 100 करोड़ लोग गांव में रहते हैं। तो गांव में लोग भी ज्यादा हैं, गांव में जमीन भी ज्यादा है। जमीन का मतलब संपत्ति। तो जमीन और संपत्ति, अगर संपत्ति है और गांव में के लोग रहेंगे तो वो संपत्ति को लेने नहीं देंगे, वो उस पर विरोध करेंगे। जिस तरह से किसान कानून में विरोध किया, जैसे अरावली में विरोध हो रहा है, जैसे हमको पता है भागलपुर में इन्होंने 10 लाख आम के पेड़ 1000 एकड़ में दे दिए अदानी को, तो वहां के स्थानीय लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं। तो अब वो जो स्थानीय लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं उनको अगर हटाना है तो वो हटेंगे कब? वो हटेंगे तब जब उनके नीतियां ऐसी बनाओ कि वो गांव में रह ही नहीं सके, गांव में रहना किसी को पुसाए ही नहीं। तब होगा जब दबाव आएगा लोगों के ऊपर, खास करके गरीब ग्रामीणों के ऊपर। वो शहरों की तरफ आएंगे और शहरों में आके वो करेंगे क्या? शहर में आके वो सस्ती मजदूरी करेंगे। मजदूरी करने से क्या होगा? जिस तरह से अंबानी अदानी को चंद उद्योगपतियों का फायदा होता है वो फायदा होगा। इसका उदाहरण भी है 2017 से लेकर 2025 तक केवल और केवल उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश का डाटा खोजा था, शायद वो डाटा कहीं चार्ट में है भी आपके पास, केवल और केवल उत्तर प्रदेश का डाटा बताता है कि 2017 से 2025 के बीच में सरकार के द्वारा कम रेट पर, कम कीमत पर
कंपनियों को और कॉरपोरेटों को और उद्योगपतियों को जो जमीन दी जाती है वो 5 गुना बढ़ी है। 2017 में जितनी दी जाती थी 2025 में 5 गुना बढ़ी है। मुझे बताइए, गांव का जमीन जब दिया जाएगा, ये आपके सामने चार्ट है, ये बताता है कि 2017 में 100 एकड़ से कम साल में दे पाई थी उत्तर प्रदेश में सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को, लेकिन आज 2025 में वो 500 एकड़ से ऊपर जा रहा है। ये ग्राफ अगर इसी तरह बढ़ते रहा तो सोचिए कहां जाएगा। अब भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि उसके पास कोई नीतियां तो है नहीं, कमाने का कोई जरिया है नहीं, तो जो नालायक बेटा है वो अगर दुकान नहीं चला सकता तो पहली बात ये सोचता है कि बाप माँ का जो मेरी संपत्ति है वो संपत्ति कैसे बेचूं। तो संपत्ति बेचने का ये पूरा का पूरा कवायद है। तो मेरे ख्याल से इसी कारण से, क्योंकि इसका सामाजिक पहलू बहुत प्रमुख है, सामाजिक पहलू इतना प्रमुख है कि सीडब्ल्यूसी अगर इस चीज को ठीक से ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की कवायद करे तो सीडब्ल्यूसी को उन ग्रामीण क्षेत्रों के 30,95,000 चुने हुए जनप्रतिनिधियों का तैयार समर्थन अब मिलेगा। जबकि जब ये लोग सभी मांग करेंगे कि जल जंगल जमीन पे पहला हक तो स्थानीय नागरिकों का होता है, सरकार का तो बाद में होता है। और दूसरी बात, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीकरण और सत्ता विकेंद्रीकरण की बात की, मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डेटा ये बताता है कि भारत का वोटर भी सत्ता विकेंद्रीकरण की तरफ झुका हुआ होता है। पिछले 40 साल से 10 आम चुनावों में, मतलब 1984 से अभी तक 10 आम चुनाव से ज्यादा, 10 या 11 आम चुनाव हो चुके हैं पिछले 40 साल में, मतलब 3 पीढ़ियों ने वोट दे दिया। 40 साल पहले मैं भी वोट नहीं देता था, मेरे बच्चे भी वोट नहीं देते थे, सिर्फ मेरे माँ बाप वोट देते थे। आज की तारीख में मेरे माँ बाप भी वोट देते हैं, मैं भी वोट देता हूं, मेरे बच्चे भी वोट देते हैं। इसका मतलब 3 पीढ़ी, 40 साल और 10 लोकसभा चुनाव में, पिछले 40 सालों के 10 आम चुनाव में हमेशा ही यह डाटा बताता है कि क्षेत्रीय दलों को 40% से ज्यादा वोट मिलता है, जबकि भाजपा को जब वो 303 सीट की 56 इंची शेर की सरकार भी बनी थी ना, तब भी उनको 40% वोट नहीं मिल पाया था। तो मेरे ख्याल से यह सत्ता विकेंद्रीकरण की तरफ जो सीडब्ल्यूसी का आज का जो निर्णय है, उन्होंने ग्राम सभा सशक्तिकरण की बात की, सत्ता की विकेंद्रीकरण की बात की, तो इनके लिए एक सेना तैयार है वो, लेकिन वो सेना शहरों में तैयार नहीं है, क्योंकि भाजपा ने बहुत चतुराई से इस देश में खाई कर दी है। एक तरफ है इंडिया जिसमें कि भाजपा के अमीर शहरी बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, एक तरफ है ग्रामीण भारत जिसमें कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी लोग रहते हैं। तो भाजपा ने ये जो चतुराई से एक बीच में खाई बनाई है, इस खाई को पाटने के लिए आपको सबसे पहले गांवों में जाना पड़ेगा। वहां पर एक तैयार सेना खड़ी है 30,95,000 जनप्रतिनिधियों की। ये सभी लोग राजनीतिक होते हैं, ये छोटा मोटा अपने गांव में चुनाव जीत के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि चुन के तो जीत के तो आए हैं, ग्राम सभा तो बनी हुई है, लेकिन उसको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। उनको लगता है कि मैं चुन के तो आया हूं, लेकिन मुझे काम, मतलब राजनीति उनको आती है, वो राजनीति आती है, इसीलिए वहां पर अपने क्षेत्र में वो चुन के आ रहे हैं, कम वोट से चुन के आए, ज्यादा वोट से चुन के आए। तो 30,95,000 इस देश में ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास राजनीति का अनुभव तो है, लेकिन उनको नीति निर्धारण करने का कोई हक नहीं है। अगर यह सीडब्ल्यूसी उन लोगों तक सीधे सीधे अपनी पहुंच बनाती है तो एक बहुत बड़ी सेना तैयार है, और उसका अगर दबाव किसी के ऊपर आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश की कोई भी सरकार 31,95,000 लोगों का अगर एकजुट कोई एक तरह की मांग निकल जाए कि गांव की जल जंगल जमीन पर तो गांव वालों का पहले बनता है, नागरिकों का हक बनता है, सरकार तो बाद में आएगी। तो आप मेरे गांव की जमीन को अदानी और अंबानी को आप औने पौने दाम में कैसे दे सकते हैं? आज का ही एक समाचार है कि कर्नाटक में कई साल पहले इन्फोसिस नाम की दुनिया भर की नामी कंपनी है, उनकी इन्फोसिस की एक मालकिन है, वो तो शायद आजकल राज्यसभा में भी सदस्य बनी हुई है। कई साल पहले, 20 साल पहले 30 लाख रुपए में कर्नाटक सरकार ने इन्फोसिस को कोई जमीन दी थी 53 एकड़। कल वो, मतलब आज से एक दिन पहले उसी जमीन को इन्फोसिस ने किसी बिल्डर को 250 करोड़ रुपए में बेचा है। मतलब इतने साल तक 25 साल से एक औद्योगिक घराने को सरकार के द्वारा होने पौने दाम पे जो जमीन मिली थी उसमें कोई भी उत्पादक काम नहीं किया, उसने वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, उसने वहां पर कोई सॉफ्टवेयर पार्क नहीं बनाया, वो जमीन को लेके बैठा रहा। और 20 साल 25 साल के बाद जब कोई बिल्डर आया तो उसको आप 250 करोड़ में वो पैसा 250 करोड़ में दे रहे हो। इसका मतलब क्या है कि उस गांव के लोग अब ग्रामीण रहे ही नहीं, उस गांव के लोग बेंगलोर जैसे शहर में आके अब काम करने लगे हैं, इसीलिए उनकी जमीन पर हक ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये मामला
सामाजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी का जो आज का निर्णय है, इसका अगर क्रियान्वयन बहुत ढंग से हो तो मेरे ख्याल से मोदी सरकार की और भाजपा की जो सैद्धांतिक रूप से जो चूले हैं उसके हिलने की पूरी संभावना है, बशर्ते इस चीज का क्रियान्वयन अच्छा से हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्रियान्वयन जो है वो बहुत ज़रूरी है और किस ढंग से इस काम को आगे कांग्रेस बढ़ाती है ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो बातें आई हैं, जिसका जिक्र कर रहे थे सबसे शुरुआत में शकील जी, बता रहे थे कि किन किन चीज़ों पर, किन किन मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई, जिसमें बांग्लादेश में जो घटना घटी है उस पर भी मोदी सरकार बाद में, लेकिन कांग्रेस उस पर पहले अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी थी। और इसके अलावा मनरेगा तो मुख्य मुद्दा है ही। मनरेगा के मुद्दे पे, अरावली के मुद्दे पे कांग्रेस जिस प्रकार खड़ी नज़र आ रही है, और उसके अलावा सेंगर का मामला, कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर रहा हूँ, उन्नाव घटना आप सब जानते हैं ये मामला, इसमें भी कांग्रेस, तो ये जितने ऐसे मामले आ रहे हैं जो जन समुदाय को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, उन मसलों पे कांग्रेस बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। और ऐसे में आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो विपक्ष का साथ भी वो कह रहे थे कि विपक्ष, मैं उम्मीद करूंगा कि विपक्ष का साथ भी मिलेगा इस पे। कैसे देखती हैं अंशु जी आप इस बैठक को, और इससे कितना उत्साहित होने की ज़रूरत है विपक्ष को? राजीव जी, जो आज की ये बैठक हुई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है, वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही देख सकते हैं कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता खुद इसको संबोधित कर रहे हैं, और जिस तरह से संकल्प दिलाया गया है कि मनरेगा को उसकी वापस उसी शक्ल में वापस लाने के लिए हम संकल्परत हैं और उसके लिए संघर्ष करेंगे। और एक तारीख भी बताई है कि 5 जनवरी से वो इस पूरे अभियान की शुरुआत करेंगे, और गांव-गांव में और देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इससे जुड़े लोग, और इसके अलावा जितने भी विपक्षी दल हैं, वो इसके साथ जुड़ेंगे। तो मुझे यही कहना है कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि सरकार की जितनी भी जन विरोधी ये काम है, ये फैसले हैं, वो लोगों के पास ले जाकर उन्हें एक आंदोलन में तब्दील करें। हम यही देख रहे हैं कि इस जाते हुए साल के साथ जो बीजेपी है अपने ऊपर एक कलंक, और कहा जाए कि बिल्कुल गलत फैसलों का एक बोझा लेती जा रही है, और ये बोझा उनके लिए मैं कहूंगी कि ऐसा साबित होगा जो कहीं उनको ही खुद एक बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। आप देखिए, एक के बाद एक गलत फैसले ये लोग करते जा रहे हैं। क्या सनक है इनको नाम बदलने की? जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर एक कहा जाए कि इतना बड़ा नाम बनाया, आर्थिक जिसे कहा जाए संबल देने के लिए गरीबों को, मनरेगा इतनी बड़ी योजना थी जो कि पूरे विश्व में इसके ऊपर जो एकेडमिशियंस हैं उन्होंने रिसर्च किए, पेपर्स लिखे और इसे बहुत ही बढ़िया योजना माना। और यहाँ तक कि तो मैं पढ़ रही थी कि कुछ आर्थिक जो जगत से जुड़े हुए लोग हैं, अर्थशास्त्री, उनका तो ये कहना था कि अगर कोई नोबेल का पुरस्कार इस श्रेणी में मिलना चाहिए था तो इस योजना के लिए ये इतनी बेहतरीन और शानदार योजना है, जिसने न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार दिया बल्कि उनको एक इज्जत दी, उनको काम का अधिकार दिया, उनके जीवन स्तर को बढ़ाया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की इकोनॉमी को भी बहुत बढ़ाया। देखिए, जब गरीबों को रोजगार मिलता है तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है और उससे इकोनॉमी का पहिया घूमता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनको अधिकार देने की बात नहीं थी, गरीबी दूर करने की बात थी, इकोनॉमी को बढ़ाने की बात थी, और ये पूरे अगर कहा जाए ग्लोबल स्तर पर इस बात को पहचाना गया और इसको लेकर बहुत तारीफ भी हुई। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, आप देखिए, जितने भी अच्छे अच्छे कानून कांग्रेस के समय में आए थे उनको सबको दंतहीन कर रही है, उन सबको डाइल्यूट कर रही है, गरीबों का हक मारा जा रहा है। मनरेगा तो हमने देख ही लिया कि किस तरह से उसको बिल्कुल काम के अधिकार को खत्म ही कर दिया गया है। अब वो केवल सरकार की मेहरबानी पर ही आश्रित होगा, और कितना बोझ डाल दिया गया है राज्य सरकारों पर। आप ये देखिए, जो राज्य सरकारें बहुत सारी ऐसी है जो खुद इतने कर्जे के बोझ में दबी हुई हैं, जब उनके ऊपर इतना बड़ा इकोनॉमिक बोझ आएगा कि उनको ये योजना चलानी पड़ेगी तो वो कहां से चलाएंगे? वो अपने हाथ खड़े कर देंगे, योजना अपने आप मर जाएगी। यानी कि योजना को मारने की कोशिश है, गरीबों के फायदे की कोशिश नहीं है ये। और 125 दिन का केवल जो इन्होंने एक दिखाया कि 125 दिन कर देंगे, तो वो एक कहा जाए कि वो एक छलावा ही ज्यादा प्रतीत हो रहा है। अच्छा सुनने में बहुत लग रहा है, लेकिन
जब वेजेस नहीं मिलेंगे, लोगों को काम नहीं मिलेगा, और उसमें भी वो तय करेंगे कि 60 दिन काम कब नहीं मिलेगा, और जब आपका अधिकार ही नहीं रह जाएगा, जब आपकी पंचायतें ये तय ही नहीं कर पाएंगी, और जो लोकल बॉडीज है कि कहाँ काम होना है, कैसा काम होना है, कोई सेंटर में बैठा हुआ अधिकारी उसको तय करेगा जिससे कुछ नहीं पता कि आपके गांव में कौन से सड़क बननी है, या कौन से कुएं का काम होना है, या फिर कौन से पंचायत भवन को बनना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सीधे सीधे जो हमारी डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल थे उनके ऊपर ये प्रहार कर रही है सरकार, पंचायती राज के ऊपर प्रहार कर रही है। और इसी से जुड़ा हुआ जो कहूंगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को तो लेकर इस सरकार ने बिल्कुल ही मजाक बना दिया है, जो हम अरावली के भी मामले में देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसका दोहन करने के लिए ये इतनी आकुल हुई जा रही है सरकार कि भूल गई है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो है आर्टिकल 48 में, उसमें ये सरकार का फर्ज है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, फ्लोरा और फौना की रक्षा करे, ये उनको करना है। और यहाँ उल्टा ही काम हो रहा है, उसे बर्बाद किया जा रहा है, पूरी ज्योग्राफी को बिगाड़ने का आप काम कर रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सारे फैसले वैसे ही लेते जा रही है। अपना तो एक भी कोई ऐसा बढ़िया कानून बना नहीं सके या इस तरीके की योजना ये ला नहीं सके जो सफल होती। इनसे पूछा जाना चाहिए कि मेक इन इंडिया का आज क्या हश्र हुआ है। मेक इन इंडिया में आपने ऐसा क्या आपने तीर चला लिया? क्या हमारा देश एक मोबाइल फोन तक भी खुद का बना पाया है? हमारे पास क्या अपनी टेक्नोलॉजी है जो हम आज चाइना से या किसी भी एशियन कंट्रीज तक से भी हम कोई मुकाबला कर सके? हम जो अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी ने बहुत एक अच्छी बात उठाई थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नहीं है, और चाइना आज जहां मैन्युफैक्चरिंग में पहुंच गया है तो सब उसके मोहताज हैं। और हमारे पास इतना बड़ा जिसे कहा जाए जनसंख्या होने के बावजूद, इतना बड़ा जिसे कहा जाता है पॉपुलेशन डिविडेंड, जब आपके पास काम करने वाली इतनी सशक्त पॉपुलेशन होती है और आप उसका डिविडेंड ना ले सके, उसका फायदा ना उठा सके, तो ये आपकी प्लानिंग की, ये आपकी पब्लिक पॉलिसी की, ये आपकी आर्थिक नीतियों की सबसे बड़ी चूक है। हमें आज मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी गलत नीतियां हैं। क्या हुआ है आप सबको जानता है कि स्किल इंडिया से क्या रोजगार मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। आपने खुद ही देखा है कि सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें किस तरह से बताया गया कि इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ योजनाओं के नाम बदल देने से, उनके नाम हिंदी में कर देने से, क्या इससे ये दिखावा भर कर लेने से ये लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि हम बहुत बदलाव कर रहे हैं? आप देखिए कि शिक्षा नीति को भी लेकर कितने गलत फैसले किए गए हैं। अभी हम लोग ये देख रहे थे, जान रहे थे कि इन्होंने जो यूजीसी और ये सबको मिलाकर एक बनाने का भी ये जो लाया है कानून, उसमें कितने अधिकार कम कर दिए गए हैं। यूजीसी जो पहले ग्रांट्स देती थी, अब उनके पास पैसा देने का अधिकार नहीं है। अधिकार केवल ये दे दिया कि आप पेनल्टी ठोक सकते हैं 10 लाख तक की, जो कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है। यानी सही कह रहे थे सर अभी कि एक व्यापारी ही है, बस कहां से उगाही की जाए, कहां से पैसा लाया जाए। लेकिन जो हमारे शिक्षण संस्थान थे उसको कैसे बढ़ाना है, इनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ आरएसएस को सारी ये चीजें आप सौंप दीजिए, इनका केवल यही एक मकसद रह गया है। तो देखिए, और यूजीसी इन सब ये जो मिलाकर इन्होंने बनाया है, उसमें आईआईएम और इनको भी सबको लाने की बात है। और उसके विरोध में अभी कई आईआईएम्स के कुछ इस्तीफे भी सुनने में आया कि वहां हुए हैं। कि आप शिक्षा के स्तर को भी कहां पर लेकर जाना चाहते हैं। तो ये सारे फैसले एक के बाद एक गलत करते जा रहे हैं। और मनरेगा का फैसला और ये अरावली का फैसला, मैं तो कहूंगी कि इनको ले डूबेगा। और कांग्रेस के हाथ में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सारे जन विरोधी फैसले हैं। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ के ये फैसले हैं। और कांग्रेस का वोट बैंक कौन है? कांग्रेस किसकी राजनीति करती है? राहुल गांधी बार बार क्या बात करते हैं? आदिवासी, गरीब, पिछड़े, दलित और जनरल कास्ट में भी जो पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके लिए हमको काम करना है। तो ये सब फैसले गलत तो जन विरोधी सरकार उन्हीं के लिए लेती चली जा रही है। और ये सरकार सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए नहीं, देखिए आज हर लेवल पे बदनामी हो रही है। जिस तरीके से ईसाइयों के ऊपर अत्याचार किया गया है क्रिसमस के मौके पर, किस तरह से एक बुरा संदेश जा रहा है कि हम कितने इनटॉलरेंट और कितने, मतलब कहा जाए कि
बुरे लोग बनते जा रहे हैं। पूरा एक हमारा एक गलत संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा, इतना बड़ा करोड़ों की संख्या में हमारे देश के लोग काम करते हैं, फ्रांस में, अमेरिका में, यूएस, यूके में, हर जगह पे। अगर वहां पर लोगों को होली दिवाली मनाने के समय में लोग इस तरह से प्रताड़ित करेंगे तो क्या होगा, आप ये बताइए। ये आप क्या एक छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। और बीजेपी के तो तमाम नेता हम देख ही रहे हैं अभी वो किस तरह बदनामियों में घिरे हुए हैं। कुलदीप सेंगर की तो आपने बात की ही, एक रेपिस्ट को यहाँ पर बेल मिल जाती है और हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे किस तरह से काम कर रही है। वो तो पॉक्सो था उस समय जब उस बच्ची के साथ रेप हुआ था, वो नाबालिग थी, उसमें तो किसी मतलब पब्लिक सर्वेंट को भी नहीं मिल सकती है रियायत। तो कैसे कैसे तरीके से यहाँ पर काम हो रहे हैं और रेपिस्ट छूट रहे हैं, और जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जेल में हैं। आज देखिए हम देख रहे हैं कि हमारे सोनम वांगचुक जो हैं वो इस समय जेल में हैं। और क्यों? क्योंकि वो बात पर्यावरण के मुद्दों की उठा रहे थे, वो बात 6 शेड्यूल की उठा रहे थे। और 6 शेड्यूल क्या है? जहां पर लोगों को उनके वन, जंगल, जमीनों, पानी पर अधिकार दिया जाए, जो कि है अभी कई ऐसे राज्य हैं, मेघालय समेत और भी राज्य हैं जो 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, और वहां पर लोगों को अपने अधिकार हैं, अपनी जमीनों के। तो अगर ये अधिकार मिले होते तो आज अरावली के साथ ये करने की ये दुस्साहस नहीं कर पाते, या इस तरह की चीजें नहीं हो पाती। और यही लड़ाई लड़ते हुए आज सोनम वांगचुक जेल में है। वो कैसे हैं ये भी पता नहीं चल पा रहा है। आप ये समझिए कि जो बलात्कारी हैं वो तो छूटे हुए हैं, उन्हें तिहाड़ से छूटने के बाद मालाएं पहनाई जा रही हैं, और जो पर्यावरण की और इतने बड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं वो सोनम वांगचुक जैसे जो विश्व प्रसिद्ध जो एक इंसान है, जो जिन्होंने इतने कहा जाए कि पर्यावरण को लेकर काम किया, पर्यावरणविद है, वो जेल में आज सजा काट रहे हैं। किस बात की? सही मुद्दों को सामने लाने के लिए। और केवल कुलदीप सेंगर ही नहीं, मैं बताऊंगी, ये उत्तराखंड में इतना बड़ा मुद्दा है अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड का, जिसमें बीजेपी के तमाम आला नेताओं के नाम आ रहे हैं। एक महिला ने पूरा खुलासा किया है, सारे सबूत सामने वो लाई हैं, और लेकिन तब भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। कोई सीबीआई की वहां पर जांच की बात नहीं हो रही है, बचाया जा रहा है इन सब नेताओं को। दुष्यंत कुमार है, उनका नाम आ रहा है, कितने बड़े बड़े नेताओं का इसमें नाम आ रहा है। और कितनी बेशर्म है सरकार। बात करते हैं बेटी बचाओ की, बेटी पढ़ाओ की, बेटियों को बचाने की। इनके राज में कौन सी बेटियां सुरक्षित है? जो वो बेटी कुलदीप सेंगर की जो उस प्रताड़ना का शिकार हुई थी, जब वो रोते हुए इसका विरोध कर रही है, वो जब सड़क पे है तो कैसे घसीट के उस बेटी को वहां से उठाया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां बचाई जा रही हैं। हमने तो देखा कि महिला पहलवानों के साथ भी क्या कुछ हुआ था। और अंकिता भंडारी की आज जो उनकी माँ है वो रो रो के न्याय की मांग कर रही है। तो ये बीजेपी के तो नेता दरिंदे और बलात्कारी हैं, तो साफ नजर में आ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये जो बीतता हुआ साल है, ये बीजेपी के लिए एक कलंक का समय बनता जा रहा है। इनके गलत फैसलों के समय का ये जो है पूरे देश के सामने ये आ रहा है कि ये किस तरह से अराजक हो गए हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। इनको कोई डर नहीं है। इनके नेता बलात्कारी हैं, दरिंदे हैं। ये जो जनता के हित के बिल हैं, जो कानून हैं, उनको पलट रहे हैं। मनरेगा क्या था? मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम इन्होंने हटा लिया। मैं तो कहूंगी कि महात्मा गांधी को भी एक तरीके से इन्होंने कहूंगी कि बख्श दिया, क्योंकि महात्मा गांधी बात करते थे अंत्योदय की, और ये मनरेगा उसी अंत्योदय से जुड़ा हुआ था कि जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, सबसे गरीब व्यक्ति है, उसकी मदद होनी चाहिए। महात्मा गांधी यही कहते थे कि जब भी कोई फैसला लो तो उस फैसले को लेने से पहले ये जरूर सोचना कि उस फैसले का असर सबसे गरीब व्यक्ति पर क्या पड़ेगा, क्या उसकी जिंदगी में कुछ सुधार आएगा। वही अंत्योदय है। और सर्वोदय के लिए अंत्योदय सबसे प्रमुख है। सबसे गरीब व्यक्ति अगर खड़ा नहीं हो पाएगा, कपड़े नहीं पहन पाएगा, खा नहीं पाएगा, तो कैसा विकास होगा। तो इन्होंने वो उस अंत्योदय की आत्मा को तो मार दिया। इसलिए ठीक है, इन्होंने जी राम जी बिल उसका नाम कर दिया, महात्मा गांधी का नाम निकाल दिया। मैं तो कहूंगी कि महात्मा गांधी की आत्मा भी सोच रही होगी ठीक है मेरा नाम निकाल दो, क्योंकि मैं जो इसके पीछे की बात थी गरीब की सेवा की, वो कहीं इस बिल से पूरी तरह से नदारद कर दी गई और ये केवल मुखौटा और दिखावा बन गया है। और कांग्रेस के पास ये बड़ा मौका है कि जो उनका एक कोर वोट बैंक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जिसकी राजनीति वो कर रहे हैं, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की, उनके लिए आवाज बुलंद करे, इसे सड़कों का आंदोलन बनाए। उन्होंने ये कुछ
झलक तो आज जरूर दिखाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं कहूंगी कि लोगों को इसके साथ जोड़ें और इसे गांव-गांव सभी जगह जाकर, क्योंकि जितने भी मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, एक बड़ी संख्या है, एक बड़ा तबका है जो इससे प्रभावित होगा, तो उन्हें अपने साथ जोड़े और इसको एक बड़े आंदोलन की शक्ल दे। और जो एक के बाद एक के फैसले ये सरकार गलत करती जा रही है, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके लिए लोगों तक ये बातें पहुंचाने की और बड़ा आंदोलन तैयार करने की जरूरत है। ये करना चाहिए कांग्रेस को। जी जी, कांग्रेस उन्हीं तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की तैयारियां, कांग्रेस की प्लानिंग, मोदी और चुनाव आयोग के ऊपर जिस ढंग से कांग्रेस लगातार हमलावर है इन दोनों उस पे, चाहे वो एसआईआर का मामला हो या वोट चोरी का मामला हो, उसमें चुनाव आयोग का मामला आता है, और नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसको भी, और अब सीधे सीधे हमला। कल आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा ने की, पीएमओ का जिक्र आया, आज फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीएमओ का जिक्र आया, यानी बार बार प्रधानमंत्री कार्यालय का जिक्र आ रहा है। क्या कुछ है उधर? देखिए राजीव जी, कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं और हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आज जो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है उसमें आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, और शकील जी ने बड़े विस्तार से बताया कि क्या क्या बातें उसमें हुई और सारे आंदोलन की रूपरेखा ही उसमें तैयार हुई है। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग मनमानी में उतरा हुआ है, हालांकि इससे पहले 14 दिसंबर को एक रैली हो चुकी कांग्रेस की एसआईआर के खिलाफ एक तरीके से, और आगे भी उस पर अब क्या कांग्रेस करेगी ये मालूम पड़ जाएगा कि जो प्रस्ताव पारित हुए होंगे, जो आंदोलन की रूपरेखा बनेगी उसमें मालूम पड़ेगा क्या है। लेकिन एक चीज तो साफ दिखाई पड़ती राजीव जी, अभी तक कहा जाता था कि मोदी जी जो है वो 24 घंटे जो है वो चुनावी मोड में रहते हैं और बीजेपी जो है वो 12 महीने और 365 दिन चुनाव लड़ती है। तो बीजेपी अगर 365 दिन चुनाव लड़ती है और मोदी जी 24 घंटा का चुनावी मोड में रहते हैं, तो राजीव जी यहाँ देखिए रहा है कि कांग्रेस भी अब 24 घंटा 365 दिन जो है वो आंदोलन के मूड में अब दिखाई पड़ रही है। और अगर मुख्य विपक्षी दल 24 घंटा 365 दिन आंदोलन के मूड में दिखाई देगा तो सरकार को चैन आराम से नहीं आएगा राजीव जी। वैसे भी ये एक अस्थिर सरकार है, बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है, हालांकि वो बैसाखियाँ काफ़ी मजबूत हैं। और अब तो चंद्रबाबू नायडू भी जो है वो आरएसएस के जो 100 साल पूरे होते हैं उस पर बधाई संदेश देते हैं आरएसएस को। जो नीतीश कुमार जो थे वो विधानसभा में खड़े होकर बड़ा दहाड़ रहे थे, वो भी अब जो है वो भीगी बिल्ली बने हुए दिखाई पड़ते हैं आरएसएस के सामने। लेकिन इसके बावजूद सरकार कमजोर ही कही जाएगी, चूंकि दूसरों की बैसाखियों पर है। और अगर चुनाव आयोग का सहयोग ना मिले तो फिर स्थितियां और ज़्यादा गड़बड़ उसके लिए होंगी। तो इसलिए अब कांग्रेस अगर इसी आक्रामक मुद्रा में रहती है, और जिस तरीके से अब जैसे कल अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूथ कांग्रेस ने जो है वो अपना कार्यक्रम तैयार कर दिया है कि 7 जनवरी से जो अरावली बचाव के लिए 5 राज्यों में उनका आंदोलन शुरू होगा, तो अरावली के लिए भी आंदोलन हो रहा है। जीवीजी राम जी और महात्मा गांधी मनरेगा कार्यक्रम जो है उसको लेकर आज यह कार्यक्रम तय हुआ है और कहा गया है कि भाई हम इसका संकल्प लेते हैं कि इसको हम वापस लेकर आएंगे। तो यानी राजीव जी अब नमस्ते सदा वत्सले के दौरान पता नहीं क्या संकल्प दोहराया जाता है, क्या नहीं दोहराया जाता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ जो है वो संकल्प जरूर दोहराया गया है कि मनरेगा को हम वापस लेकर आएंगे। तो राजीव जी, मोदी जी अब देखिए आप उनके कोई भाषण सुनिए तो बताते हैं कि बड़े सपने हो रहे हैं और संकल्प देश ले रहा है। तो देश संकल्प ले रहा है तो कांग्रेस भी संकल्प ले रही है भाई, तो इसकी भी संकल्प देख लो। देश के संकल्प तो आप बहुत बताते रहते हैं कि देश संकल्प ले रहा है, लेकिन देश कहाँ संकल्प ले रहा है, कौन सा संकल्प लिया, ये मोदी जी नहीं बताते हैं। 2014 में बताया था कि 2022 में जो है हर बेघर को घर मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। संकल्प लिया था तब देश ने। उस संकल्प का क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन वो संकल्प की डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है एक्सटेंडेड सरकार की। यहाँ सारे अधिकारी एक्सटेंशन पर रहते हैं, तो वो संकल्प की जो तारीख है वो भी एक्सटेंड हो गई, अब 2047 हो गई है कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, तब कोई बेघर नहीं रहेगा और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो 2047 का संकल्प मोदी जी का होगा, लेकिन कांग्रेस का संकल्प लगता है राजीव जी इतना लंबा नहीं है कि 2047 तक हम लेकर आएंगे। उसका यही लगता है कि 2029 में अगर उससे पहले मध्यावधि चुनाव होता है तो उसमें भी ये किया जा सकता है। लेकिन राजीव जी, एसआईआर के जरिए जो एक बड़ा खेल होने जा रहा है, ये सिर्फ वोट चोरी का ही मसला नहीं है। ये राजीव जी इस देश के पूरे लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे को चरमराने की तैयारी की जा रही है इसके जरिए। और जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं राजीव, जो जनगणना का काम भी शुरू हो गया है। अब जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद फिर परिसीमन होगा,
जी। तो जब परिसीमन होगा तो परिसीमन में फिर ये SIR के जरिए जो लिस्ट बनी है ये भी एक आधार बनेगा, और उसके बाद बताया जाएगा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है भाई, SC का जो रिजर्वेशन है वो अब खत्म किया जा सकता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आबादी इनकी कम हो गई, देखिए वोट इनके कम हो गए, तो ये बता दिया जाएगा। जनगणना भी जिस तरीके से SIR हुआ इसी तरीके से जनगणना भी हो जाएगी। तो एक राजीव जी एक बड़ा जो खेल चल रहा है चुनाव आयोग के सहयोग से जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि इसी को कहा गया है कि मोदी और चुनाव आयोग की मनमानी, और उसके खिलाफ भी अब कांग्रेस कमर कसकर खड़ी होती हुई दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाला समय एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करता हुआ दिखाई देगा। 2026 आ रहा है राजीव जी, और 12 साल लगभग मोदी जी को केंद्र में आए हुए पूरे भी हो जाएंगे मई में। तो 12 साल बहुत होता है, इतना ज़्यादा समय मिल गया है मोदी जी को। 12 साल में 12 काम तो कायदे के वो नहीं बताए हैं, लेकिन हाँ जब रात को 8 बजे आए हैं तो देश का सत्यानाश उन्होंने ज़रूर किया है। तो अब लेकिन लगता है कि देश को उनसे मतलब निजात मिले और देश सही रास्ते पर चले, जो 2014 से पहले जिस तरक्की के रास्ते पर चल रहा था उसी तरक्की के रास्ते पर चले, और एक सभ्य सुसंस्कृत समाज जो है वो भारत का बने, इस तरफ भी शायद ध्यान जाएगा। मुझे लगता है कि 2026 जो है वो मोदी सरकार के लिए और बीजेपी के लिए कष्टदायी साबित होने वाला है राजीव जी। जी, कष्टदायक साबित होने वाला 2026 क्या ऐसा लगता है, और उसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका हो सकती है? अभी तक हम लोग ये चर्चा करते आए हैं कि 2025 चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत ही शानदार रहा। 2 चुनाव हुए, कल ही प्रशांत जी कह रहे थे कि 2 चुनाव, दोनों चुनाव बीजेपी जीती। साल के शुरुआत में चुनाव दिल्ली का, उसमें बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद फिर साल के अंत में बिहार का चुनाव, उसमें भी बीजेपी की जीत हुई। और उसके अलावा कुछ इधर उधर के जो छोटे चुनाव हुए उसमें भी एन प्रकार बीजेपी, और खासकर महाराष्ट्र का जो अभी चुनाव हुए हैं निकाय चुनाव, उसमें भी बीजेपी को अच्छी सीटें मिली हैं। लेकिन क्या ये चुनाव दर चुनाव बीजेपी की जीत उसके मंसूबों पर पानी फेर सकता है? ये बात शायद आपको अटपटा लगे। शकील जी, जरा आपसे समझूं, फिर प्रशांत जी के पास आऊँगा। मंसूबों की बात, पानी फेरने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब इधर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी, और कांग्रेस पार्टी पहले से कह रहे राहुल गांधी का तो ये अब प्रिय सब्जेक्ट हो गया है वोट चोरी, और इसको विपक्ष एक बड़ा मुद्दा ऑलरेडी बना चुका है। और ऐसे में ये जो SIR पहला आपने करवाया बिहार का, उसके बाद अब 12 राज्यों के SIR, और उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ वोटरों के नाम काटे जाने की चर्चा। और ऐसे में आप कैसे मानेंगे कि ये जो चुनाव होने वाले, चुनाव अभी हैं 5 राज्यों के चुनाव, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ होंगे? और ऐसे में कैसे माना जाए कि देश की जनता चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी, और खासकर उन राज्यों की जिसमें हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, तमिलनाडु देख रहे हैं, ऐसे राज्यों की? शकील जी। चुनाव वो जीत रहे हैं, लेकिन चर्चा राहुल गांधी की ज्यादा हो रही है। वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आज वाकई ये स्थिति आ गई है कि अब लोगों के मन में जो शक पैदा हो रहे हैं वो उसको नहीं निकाल सकते। ये जो आपने 3 करोड़ बताया उत्तर प्रदेश के, ऐसी अन्य राज्यों की स्थिति भी है। अखबारों में खबरें छपी हैं बड़ी बड़ी, पहले खबरें छपती थी इतने वोट जुड़े